भारतीय हॉकी टीम ने हाल में नीदरलैंड को हराया, बेल्जियम को हराया, ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका और उससे काफी उम्मीदें जगी क्योंकि FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय टीम को चौथा स्थान हासिल हुआ। और अब ओलंपिक है, ओलंपिक जैसा आयोजन जो भारत के नाम 8 स्वर्ण पदक भारत के नाम है दर्ज। इन सब तमाम मुद्दों पर और भारत की संभावनाओं पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लिविंग लेजेंड अशोक ध्यानचंद जी। अशोक जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सारे श्रोताओं को और देखने वाले को, व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अशोक जी, इस वक्त भारतीय हॉकी टीम जो है एक नए मंसूबे के साथ, एक नए मिशन के साथ जो है टोक्यो की तैयारी में जुटी हुई है। और इस वक्त भारतीय हॉकी टीम को सच कहा जाए तो दद्दा ध्यानचंद जी का आशीर्वाद चाहिए और आपकी शुभकामनाएं चाहिए। हमारे प्रेरणा स्रोत और इस भारतीय हॉकी को एक मुकाम देने वाले एक ऐसी हस्ती जिनको हम मेजर ध्यानचंद हॉकी जादूगर के नाम से जानते हैं, उनके पारिवारिक सदस्य होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। और जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने किया अपने जीवन में, उन्हीं प्रेरणाओं से, उन्हीं बड़े खिलाड़ियों को देख कर, सुन के, और वो अपेक्षाएं देश को भी हमारे इन खिलाड़ियों से रहती है। और कई वर्षों से, कई सालों से ऐसी उम्मीदें रही हैं जो कि हमारा 40 साल का जो ओलंपिक पोडियम पर खड़े होने का एक सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही थी। और जैसा आपने कहा कि जो प्रो लीग के अंदर हमारी टीम ने एक बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हॉलैंड हो, कोई टीम हो, हमारी टीम का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। तो ये जो आंकलन हम करेंगे और इस बात को लेकर चर्चा होगी और अभी बातें होंगी कि आने वाले इस ओलंपिक खेलों में हमारी टीम कहां तक और किस असरदार अपनी कोशिशों से हमारे वो सपने जो 40 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि हमारी टीम, भारत की टीम पोडियम पर खड़ी हो, उसको पूरा करे। तो उसके लिए मैं भी उनमें से एक हूँ, एक खिलाड़ी हूँ। और खिलाड़ी की इच्छाएं और मंसूबे और जीतने का सिलसिला तो कभी खत्म होता ही नहीं है, चाहे वो खेले या ना खेले, लेकिन वो चाहता है कि उसका खेल जीते। और हॉकी हमारा एक राष्ट्रीय खेल नहीं बल्कि ऐसा खेल है जिसने हमको, हमारे देश को एक ऐसा गौरव प्राप्त किया कि 8 गोल्ड मेडल उस पुरानी हॉकी ने हासिल किए हैं। अशोक जी, रियो ओलंपिक में जितने प्लेयर्स थे, भारतीय हॉकी टीम की 8वां स्थान रहा था भारतीय हॉकी टीम का, और उसमें 4 प्लेयर जो हैं इस बार भी मौजूद हैं, लेकिन पूरी की पूरी टीम बदल दी गई है। इसे आप अनुभवहीनता कहेंगे या नया जोश? नहीं, ये ना भूले कि ये हॉकी इंडिया ने जब से हमारी बागडोर संभाली है तो उनके पन्नों में, उनके किताब, उनके इसके अंदर, टीम के अंदर वो लड़के रहे जो रियो ओलंपिक में खेले हैं। तो उम्र का तकाजा जरूर होता है कहीं ना कहीं, और ये बदलाव तो निरंतर एक प्रक्रिया ऐसी है जो जारी रहती है जब तक हम लोग खेलते रहेंगे, जब तक हॉकी जिंदा रहेगी, जब तक खेल जिंदा रहेगा। तो ये प्रक्रिया तो बदलती रहेगी। क्योंकि आज की मॉडर्न हॉकी में मैं दिमाग को तो शामिल करता ही हूँ, लेकिन आज शारीरिक जो बल है वो नंबर 1 पर आ गया है। यदि आप 110%, 120%, 150% फिट हैं और थोड़ी बहुत कमी टेक्निकली है तो वो मानी जा सकती है। पुरानी हॉकी में हमारा दिमाग काम करता था, हम लोग की कला काम करती थी, शक्ति बल जो है वो उसमें सेकंड हुआ करता था, आज शक्ति बल पहला है। तो उस अगर हम मापदंड को देखें तो हम ये पाएंगे कि ये बदलाव जो टीम ने आए हैं, सिर्फ 4 हमारे पुराने खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हैं जो रियो में गए थे। तो हम ये तो टीम निरंतर खेल रही है, हर जगह खेल रहे हैं, चाहे प्रो लीग हो चाहे कहीं हो। तो एक्सपीरियंस का तकाजा अगर हम कहें कि उनके अंदर एक्सपीरियंस कमी है तो वो नहीं है। ये अब बिल्कुल परिपक्व है, मैच्योर है। कोई ऐसा नयापन इस टीम के अंदर या नई पोजीशन पे नया खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि नया खिलाड़ी शामिल हुआ है, वही है जो एक लगातार कंटिन्यूटी खेल रहे हैं। और वैसे भी अशोक जी, खाली ओलंपिक नहीं, ओलंपिक से पहले भी काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उतर चुके हैं, तजुर्बा है, तजुर्बे की कमी नहीं है। यहाँ तक कि वीरेंद्र लाकड़ा भी रियो ओलंपिक में घुटने की इंजरी की वजह से भाग नहीं ले पाए थे। अगर हम डिफेंस की बात करें, सबसे पहले हरमनप्रीत सिंह पुराने प्लेयर हैं, रुपिंदर पाल सिंह, ये दोनों पेनल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट हैं, सुरेंद्र कुमार हैं, सुरेंद्र कुमार हैं, रोहिदास हैं और वीरेंद्र लाकड़ा हैं। डिफेंस के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी,
ये टोटल मैच्योर हमारे ये लड़के ऐसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो कई वर्षों से खेल रहे हैं और इनके इनके ऊपर भरोसा है। और खासतौर से पेनल्टी कॉर्नर्स जो आज का एक अहम हथियार टीमों का बन चुका है। अगर आप कहें हम लोग वही कहीं ना कहीं बात दिमाग में आ ही जाती कि हम लोग के जमाने में अगर फुल बैक के द्वारा गोल होते थे तो फॉरवर्ड लाइन को गालियां पड़ती थी कि अरे तुम लोग किस लिए यहाँ पर खड़े हो। आज की हॉकी में ये एक बड़ा हथियार है, एक बड़ा एक एक्सपर्टाइज चीज है जो हमारे खिलाड़ियों को विदेशों के खिलाड़ियों को भी अपनानी पड़ती है और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपनाई हुई है कि जब जब इसके मौके मिलते हैं तो इसको भुनाने में वो कसर न छोड़ें। और उपेंद्र पाल और सुरेंद्र और अमित ये सब उसी उसी कड़ी में शामिल हैं। तो मैं कहूंगा कि हमारी पेनल्टी कॉर्नर की जो गोल करने की कन्वर्जन वाली जो एक शक्ति है वो मजबूत है और काफी मजबूत है। चलिए, आपने तो उम्मीदें जगा दी हैं देशवासियों को ये कहकर कि पेनल्टी कॉर्नर की गेम जो है, हमें तो वो याद आते हैं बॉब लेंडर, जिनको हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपने दम पर लाहौर वर्ल्ड कप जो है अपनी टीम को जिता दिया था, चैंपियन बना दिया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो पेनल्टी कॉर्नर क्यों ना हो, लॉन्ग कॉर्नर क्यों ना हो, लॉन्ग कॉर्नर पे भी उनकी हिटें जाती थी टॉप। तो उस टाइम के हमारी चीजें शामिल थी, आज दूसरी चीजें शामिल हो गई। मैं अच्छा है बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज की मॉडर्न हॉकी है ये, इसकी हर चीज बदल चुकी है, इसके नियम कानून बदल चुके हैं। लेकिन असली चीज कि वो टाइमली पास बॉल का करना और टाइमली बॉल को रिलीज करना, पोजिशनिंग जो है वो तो हर खेल के अंदर शामिल है। इसके अंदर तो होती ही है कि आपकी पोजीशन क्या बनती है। ध्यानचंद साहब का सबसे बड़ा जवाब यही हुआ करता था कि मैं ऐसी पोजीशन बनाता था कि मुझे बॉल आकर मुझे मेरे पास आए ही आए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिक हैं और बेसिक चीज हॉकी से घटी नहीं है, दूसरी चीजें बदल गई। चलिए, मिडफील्ड की बात करते हैं। मध्य पंक्ति की क्या भूमिका, आदर्श भूमिका होनी चाहिए? टीम में हार्दिक सिंह है, मनप्रीत सिंह है, विवेक सागर प्रसाद है, नीलकांत शर्मा है और सुमित है। बैकबोन एक ऐसी चीज जिसको हम कहते हैं लफ्ज है जो मनुष्य के हमारे रीढ़ की हड्डी का काम की आपको खड़ा करने में, आपको बैठाने में, आपको जमीन पर ले जाने में, ये बैकबोन एक लफ्ज है जो रीढ़ की हड्डी का काम करती है। और हमारी हाफ लाइन, किसी भी टीम की हाफ लाइन, वो हमेशा से एक मजबूत मजबूत स्थिति में उसको होना चाहिए। उनका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके पास दो जगह उनको अपनी शक्ति और खेल का प्रदर्शन करना होता है, एक तो डिफेंस के लिए और उसके बाद ऑफेंस के प्लेयरों को, फॉरवर्ड के प्लेयरों को बॉलें, ऐसी बॉलें उनको रिलीज करके देना जो बेहतर हो, जो अच्छी हो, जिसके ऊपर फॉरवर्ड के प्लेयर कम टाइम में और अच्छी पोजीशन हासिल करके गोल की तरफ बढ़ सके, डी में स्ट्राइक ले सके और गोल कर सके। तो मनमीत हमारे जो है वो खेल ही रहे हैं, आपको मालूम है, हार्दिक हैं और नीलाकांत शर्मा हैं। विवेक सागर एक ऐसा है लड़का है जो वर्सेटाइल है। नीलाकांत शर्मा भी मतलब कई जगहों पर उसको कहीं भी खिला सकते हैं आप। फॉरवर्ड का प्लेयर भी है, वो गोल भी करते हैं और करे हैं उन्होंने। तो कई जगहों पर जहां पर हाफ लाइन के प्लेयरों को गोल करने की पोजीशन बन जाती है, वहां पर पहुंचना, लेकिन अपने डिफेंस को देखते हुए। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस है जो इस खिलाड़ियों को मैंने अभी उड़ीसा के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ था हमारा वर्ल्ड कप, उसके अंदर मैंने देखा था। तो एक चीज मैंने नोट करी थी, इनको अब अपनी उन कमियों को खड़े होकर या झुंझला कर नहीं उसको वो खेलते हैं, ये उस कमी को भूलकर वापस अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कोशिश है इनकी कि अपने अच्छे खेल को प्रदर्शित करना और जो पुराना खेल है या जो गलत खेल है उसको हम भूलते जाएं। तो अच्छा खेल आप जब खेलेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बॉल पोजीशन होगा। बॉल पोजीशन जब होगा तो आपकी टीम आगे मूव करेगी, तो आगे मूव करेगी तो चांसेस बनते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये तो एक प्रक्रिया है कि गोल को किस तरह से, बॉल को किस तरह से अपने डिफेंस से या हाफ लाइन से ले जाके फॉरवर्ड को देना, फॉरवर्ड का गोल करना, तब्दील करना, पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना। पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने के लिए हमारे पास जो शक्तियां हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जो हमारे पास बहुत रिनाउंड नाम है, रुपेंद्र पाल हैं, सुमित हैं, ये लोग वो हैं जो गोल कर सकते हैं। और हमें इस पर ये उम्मीद होती है कि हाँ, हमारे पास जीतने की हमारे पास ये कोशिशें हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं खेल के अंदर। चलिए, हम श्रोताओं को बता दें कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अशोक ध्यानचंद जी से, जो 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ओलंपियन हैं, और 1975 का वर्ल्ड कप जो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, इनके निर्णायक गोल से भारत ने पाकिस्तान को हराया था और भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था।
तो वही अशोक जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फॉरवर्ड खिलाड़ी थे, और आपकी पसंदीदा फॉरवर्ड पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक जी, इस बार गुरजंत सिंह हैं, दिलप्रीत हैं, जी जिस तरह फॉरवर्ड हैं काफी, शमशेर सिंह हैं, जी ललित उपाध्याय हैं, जी अनुभवी भी हैं, जी, और मनदीप सिंह हैं जो पिछले रियो ओलंपिक में भी मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि जैसे मेरी चॉइस अगर टीम की कभी भी बनने की होती है, मैं अपनी टीम बनाता हूं, या जहां जहां मेरा इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो एयरलाइंस का हो, चाहे वो हमारे पुरानी इंडियन टीम का हो, तो कहीं ना कहीं जब इस बारे में मुझसे पूछा जाता था, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जिस टीम की फॉरवर्ड लाइन बहुत इफेक्टिव हो, इफेक्टिव का मतलब जहां जहां उसको मौके मिले, उनको अपने बलबूते पर, अपनी समझदारी से, अपने खेल से जितने वो अटैक गोल के ऊपर कर सकते हैं, उनकी कोशिश जारी रहनी चाहिए, ताकि हमको गोल मारने के मौके मिले। और जिस टीम के फॉरवर्ड लाइन, और आपने नोट किया होगा कि जब ये टर्फ आया था, उसके बाद हमारा 1980 जिसका ओलंपिक हम जीते, उसके बाद हमारी टीम एकदम डिफेंसिव, डबल दो दो हमने सेंटर हाफ रखने शुरू कर दिए, हम टोटल डिफेंसिव हॉकी पर आ गए, जिसका नतीजा, और उस टाइम के हमारे जो थिंक टैंक थे, उन्होंने ये सोचा कि यूरोपियंस हैं और ऑस्ट्रेलियन है, ये तो अटैक पे अटैक कर रहे हैं, हमको डिफेंस करना है। आप इस ग्राउंड के ऊपर डिफेंस नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि डिफेंस करेंगे, आखिर बॉल आपको जब मिलेगी तो आप किसको रिलीज करके देंगे? अगर आपके फाउलर इतने काबिल नहीं हुए, तेज नहीं हुए, तेज तर्रार जिसको हम कहते हैं, जिनको मौके बनाने का अवसर मिले उसी टाइम गोल कर दे, काउंटर अटैक हमारे हिंदुस्तान टीम, भारतीय पद्धति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है कि काउंटर अटैक कितने सुनियोजित तरीके से आप करते हैं। अगर राइट साइड का अटैक है तो किस तरह से आप बॉल को लेफ्ट इन साइड, जो खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है, वहां पर फेंक कर, या लेफ्ट इन को फेंक कर, लेफ्ट आउट को फेंक कर, फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर अटैकर को फेंक कर आप गोल कर देते हैं। ये आपकी चतुराई है, और जो जिस फॉरवर्ड के अंदर चतुराई नहीं है, तो वो फॉरवर्ड अच्छा नहीं होता है। चतुराई का होना बहुत जरूरी है, चतुर होना बहुत जरूरी है, चलिए, चतुर होना बहुत जरूरी है। होना बहुत जरूरी है। जी जी जी, चतुराई किस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अशोक जी, कि पूल ए में इस बार भारत के पूल में जो है ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना है, और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता जापान है, स्पेन है। किस तरह से आपको लगता है इन सब टीमों को देखते हुए किस तरह की शैली से भारत को खेलना आदर्श रहेगा? अगर मैं ये कहूं मनोज जी कि अगर आपको आसमान पे, या आपको 20-50 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना हो, अगर नीचे से आप कोई सीढ़ी लगाए 100 फीट की, तो अगर ऊपर देखेंगे तो आपका दिल जो है वो डरना शुरू कर देगा। बिल्कुल। पहली सीढ़ी से आप पैर रखना शुरू करें, ऊपर ना देखें आप, तो वो कदम 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 चलते चलते आप 100 फीट बिना डर के पहुंच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो पहला मैच होना है, बस आप समझिए कि वो मेरा एक ऐसी टीम के साथ या ऐसा मैच है जिसको कि मैं आखिरी बार खेल रहा हूं। ये जो है मारक शक्ति आपकी, आपको जीतने की उम्मीद, आपका आत्मबल, ये सब चीजें खिलाड़ी के अंदर तो होना जरूरी है, लेकिन पर्टिकुलर डे के अंदर खिलाड़ी, हमारी क्रियाएं हैं शरीर की, हमारे बायोलॉजिकल चीजें आती हैं, तो आपका शरीर कितने कितने जोशो खरोश के साथ उस दिन मौजूद आपको करता है, आपको शक्ति बढ़ाता है। आपकी जो प्लानिंग है, हर कोच तो प्लानिंग करेगा, कोच अपनी टैक्टिक्स टेक्निक दोनों चीज आपको बता चुका है। टैक्टिक्स उस दिन बताएगा जिस दिन मैच होगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपकी खुद की इंडिविजुअल टैक्टिक्स और टेक्निक क्या है होगी, उस पर डिपेंड करना, उसको प्रदर्शित करना, उसको दिखाना कि हाँ मैं ये करने वाला हूं, करता हूं और कर सकता हूं। तो ये चीजें इंडिविजुअली होती हैं, और इंडिविजुअली जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ वाले और प्रेरणा लेते हैं उस बातों से, तो वो टीम गेम बन के खेलते हैं, टीम स्पिरिट बन के होती है, मौजूद होते हैं, हम खेलते हैं। आपने एक बात और जोड़ दी। अभी तक तो हम बात कर रहे थे तेज तर्रार, स्पीडी, और अब आपने कहा कि एक टीम गेम के बिना बात नहीं बनती, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन यहां पर सवाल ये भी उठता है कि ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना ये बहुत टफ टीमें हैं, तो इनके सामने हमें 4 फॉरवर्ड रखना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया की हॉकी को भी बहुत करीब से देखा है, या 3 फॉरवर्ड रखें, या आपके वाली स्टाइल की जो हॉकी थी 5-3-2-1 वाली, वो भी प्रासंगिक हो सकती है आज के संदर्भ में? देखिए 5-3-2-1 वो उसको हम डब्ल्यू फॉर्मेशन में क्या रूप देकर खेलते थे,
पुरानी जमाने की हॉकी डब्ल्यू फॉर्मेशन से खेले हैं। अगर आपको 75 वर्ल्ड कप को याद हो जी तो लेफ्ट आउट हम, राइट आउट हमारे फिलिप थे, राइट इन मैं था, सेंटर फॉरवर्ड में शिवाजी पवार और चिमनी साहब, एजेएस चिमनी थे, लेफ्ट इन में गोविंदा, लेफ्ट आउट में हरचरण थे। जी तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन जो दोनों इनर्स हैं, दोनों इनर्स ये 10 गज अंदर को रहते हैं, 10-15 गज अंदर, लेफ्ट आउट से डायगोनल में 10 गज पीछे रहते हैं। अगर इनके अंदर इतनी हॉकी है, और ये ना भूलें आपकी पहले की हॉकी में खिलाड़ी 70 मिनट पूरे अकेले खेलता था, वो 11 लड़के ही खेलते थे, बदलाव 1 या 2 पूरी टीम में पूरे मैच के दौरान होते थे। आज हमको बदलने की हर मिनट के अंदर, सेकंड्स के अंदर, या ये एक सहूलियत मिली हुई, 70 मिनट को खिलाड़ी को बहुत बहुत कम खेलते देखा गया है। तो ये जो चीजें हैं, और जैसा आप कह रहे थे वो दोनों इनर्स पीछे आके डिफेंस में आ जाएंगे तो आपकी डिफेंस जो है वो 6 की जगह 8 हो गई ऑटोमेटिकली, अगर दोनों इनर्स पीछे आते हैं। लेकिन उनकी शक्ति, उनका खेल वो प्रदर्शित होते रहना चाहिए। तो उतने काबिल हो कि जब 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 पीछे से बॉल मिले तो आगे लेकर और फॉरवर्ड से जुड़ते चले जाए। बहरहाल आज की हॉकी में वो मुमकिन नहीं है, ना कोई अप्लाई करता है, ना कोई इतनी रिस्क लेने की कोशिश करता है कि 5 फॉरवर्ड के साथ हम खेले। तो 4 फॉरवर्ड, 3 फॉरवर्ड, और जैसा आपने कहा, तो ये टैक्टिस जो है, मैं तो कहूंगा कि हम 4 फॉरवर्ड के साथ खेलें। हमारे 4 फॉरवर्ड मैंने कहा बहुत एक्सपीरियंस है और काउंटर अटैक पे उनको महारत हासिल है, जब जब मिलती है गोल करने में काबिल हैं। और उसका नजारा हम देख चुके हैं प्रो लीग में और वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप में हम जीते जरूर नहीं है, लेकिन हम देख चुके हैं उस बात को। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे फॉरवर्ड जो है वो इसका लायक है, इस काबिल है कि वो बॉल को अपोनेंट के गोल तक ले जाएंगे और वहां पर स्ट्राइक करके गोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये ना भूलें कि 4 फॉरवर्ड से खेलते हैं तो हमारे पास 7 लोग पीछे आ जाएंगे, फिर डिफेंस में आ जाएंगे। ये हमको, क्योंकि सेकंड्स के अंदर इसके अंदर एक दूसरे पर गोल होते हैं। आपके डिफेंस में कहीं छोटी सी भी कमी नजर आती है, होगी, तो ओपोनेंट उसका फायदा उठा के आपके ऊपर गोल कर सकता है। तो आपको प्रीकॉशनरी, आपको एंटिसिपेटरी, जो जो लफ्ज आप यूज कर सकते हैं, हमेशा मैं एक शब्द बोलना हो कि आप हमेशा इस बात को लेके चलेंगे, अगर मुझसे ये बॉल मिस हो गई या अपोनेंट हमारे प्लेयर से मिस हो गई तो मेरा जो डिफेंस है वो क्या इस काबिल होगा या उसकी स्थिति इस तरह की है कि वो गोल बचा सके। तो इसका जो खिलाड़ी इस बात को लेके दिमाग में खेले कि मुझे बॉल खराब नहीं करनी है, तो हमारी टीम डेफिनेटली इन सब मुश्किलों से, जैसा आपने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, ये टीमों से हम एक एक कदम बढ़ते चले जाएंगे आराम से, और हमको सेमीफाइनल में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वही मेरा आपसे अगला सवाल था, जिसकी आपने रूपरेखा एक वाक्य में कर दी कि भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचेगा और जरूर पहुंचेगा। ये उम्मीदें हैं अशोक ध्यानचंद जी को। और आप क्या सोचते हैं कि अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, हालांकि अभी बात बहुत दूर की बात है, लंबी है, स्ट्रेटेजी क्या कुछ बदलाव की जरूरत होगी उस वक्त, कि बेहद सावधानी भी बरतें हम लोग और अटैकिंग भी रहें, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल भी हो, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मनोज जी, जैसा मैंने कहा कि ये बड़ा चतुराई वाला खेल है। ये तो जो खिलाड़ी खेलता है तो दिखता है कि बहुत ऐसा ही है, लेकिन जब वो खेलता है तो उसके खेल के अंदर जो निखार आता है, जिसकी आंखें चौकन्नी हो, जिसका खेल के अंदर चौकन्नापन हो, जिसके अंदर बॉल को लेकर एकदम से हिरन की तरह छलांगे मारता आगे जाए, जिसके अंदर विजन अच्छा हो जिस खिलाड़ी के अंदर, तो उनको उन ऐसे खिलाड़ी को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जिसको पास करने की क्षमताएं हो, जिसके पास सारे स्ट्रोक्स हो, स्ट्रोक या बॉल को फेंकने की क्षमताएं हो, तरीके हो, बॉल को रिलीज करने के अच्छे ढंग हो, तो ऐसे खिलाड़ी को आप नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। और खिलाड़ी निखर के सामने आते, चाहे हमारे हो चाहे विदेशों के हो, कहीं के हो। तो हमारे देश में बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने अपने खेल से इसी ग्राउंड के ऊपर बड़ा नाम कमाया है। हमारे प्रतिनिधि टीम पाकिस्तान के, उनके बेहतरीन खिलाड़ी निकल के गए हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे ढंग से इस खेल को खेला, दिखाया है, लोगों को देखा है। तो उस खेल को खेलने की जरूरत है, और खेलने की वो हमारे पास लोग और खिलाड़ी मौजूद हैं। तो पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर मैच के अंदर वो हम खेल क्यों ना खेलें जो हमारी टीम के लिए बेहतर हो, हमारी जीत के लिए बेहतर हो, और हमारी देश के लोगों के आंखें जो हॉकी टीम पर क्यों न, जिनकी लगी रहती हैं कि हॉकी टीम हमारी पोडियम पर पहुंचे और हम मेडल जीते। तो ये सब चीजें तो तभी आएंगी जब आपके अंदर वो जज्बा पैदा होगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपके अंदर खून का बलवाला
ऊपर निकल के आए कि मुझे जीतना है, हारना नहीं है, जीतना है। तो अपने अंदर वो जीतने वाली शक्ति, सामर्थ्य आप पेश करेंगे तो डेफिनेटली। फिर हार जीत दो पहलू हैं, इसको ना भूलें हम। आप बड़ा अच्छा खेलते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप इन चीजों से खेलेंगे तो कोई शक्ति, कोई भी अपोनेंट हो, कोई भी टीम हो, वो आपको रोकने, भाई दूसरी टीमें भी जो आ रही हैं तो उनके दिल में भी तो भारत के लिए, भारत के प्रति डर होगा कि हमको इंडिया से खेलना है। अगर हम डर के खेलेंगे तो डाउन हो जाएंगे, वो वही हम अपर हैंड खेलेंगे तो हमारे मूवमेंट चलते रहेंगे। तो ये थे अशोक ध्यानचंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डर कर बिल्कुल ना खेलें, किसी तरह का डर हटाएं। 4 फॉरवर्ड या इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 4 फॉरवर्ड एक आदर्श शैली हो सकती है। और काउंटर अटैक करें, स्पीडी रहें, क्योंकि टीम गेम है, आपको अकेले नहीं खेलना, टीम गेम है, और विजन अच्छा हो। इन सब उम्मीदों के साथ हम भी अशोक जी के साथ ये उम्मीद करते हैं कि भारत सबसे पहले कम से कम सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करे। और फिर अगली बातचीत में जब हम अशोक जी के साथ जुड़ेंगे तो मेडल के रंग के बारे में भी बात कर लेंगे कि वो मेडल का रंग क्या हो सकता है। अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।